हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एन टर्म का जो समेशन होता है वो ये फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टाइम टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल टू होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, बस ये फॉर्मूले का डेरिवेशन ही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन टर्म की। कितने टर्म की बात कर रहे हैं बच्चों? एन टर्म की। तो आपको एन टर्म एपी के समेशन की पहले एक सीरीज लिख लेनी है और उसके बाद फिर आगे वन बाय वन करके स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। तो एस एन की जब बात होती है तो एपी के जो टर्म होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। पहला टर्म ए होता है, फिर ए प्लस डी आता है, फिर आगे देखेंगे तो आप ए प्लस टू डी। ऐसे ही एन टर्म अगर हम लिखना चाहें तो कुछ डॉट डॉट करके मैं लास्ट के दो टर्म लिखूंगा। तो लास्ट के दो टर्म ऐसे होते हैं एन माइनस टू इंटू डी। यहाँ तक आपको ये पता होना चाहिए अगर इस फॉर्मूले का आप डराइव करना चाह रहे हो तो। ठीक है, इंटू डी। लेट से ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब ये पूरी सीरीज है जिसका सिंप्लीफिकेशन एस एन इक्वल टू ये ऊपर रिजल्ट लिखा है इसके बराबर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका एक तरीका है, जिस तरह से ये सीरीज लिखी है ये आगे वाली सीरीज लिखी है, यानी स्टार्टिंग में ए फिर ए प्लस डी और ऐसे करते हुए लास्ट तक गए। अब इसको ही लिखना है रिवर्स ऑर्डर में। कैसे लिखना है? रिवर्स ऑर्डर में। तो मैं अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहूँ तो इसी सीरीज को कैसे लिखूंगा? तो रिवर्स ऑर्डर में लिखते समय लिखेंगे ए प्लस यहाँ पे एन माइनस वन इंटू डी। रिवर्स ऑर्डर का मतलब लास्ट टर्म को पहले लिखना है, फिर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी और इसी तरह से डॉट डॉट करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस डी एन ए आ जाएगा। अब ये दोनों जो इक्वेशन लिखे हैं ये एक तरह से सेम सीक्वेंस है। जैसे आपको कोई फर्स्ट से लेके लास्ट तक ऐड करना है तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट को पहले लिखें और फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखते हुए ऐड करें। तो दोनों ही केस में एस एन की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है। ऐसा लिखने के बाद में अब आप यहाँ पे क्या करोगे? दोनों को ऐड करेंगे, ऐड बोथ इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हमें रिजल्ट मिलने वाला है, उसको आप देखोगे तो आगे आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। तो टू एस एन इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको ऐड करते समय क्या करना है, थोड़ा सा एक रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए ऐड करना है ताकि ये रिजल्ट अच्छे से आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं करें। देखिए ये दोनों की फर्स्ट टर्म है तो इन दोनों को आप ऐड करिए। ठीक है, फिर आपको ऐसे ऐड करना है, ये दोनों इक्वेशन है उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे भी ये दोनों टर्म कॉरस्पॉन्डिंग बनाएंगे तो इनको ऐड करेंगे और ऐसे लास्ट में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ऐसी सीक्वेंस में ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ए और ए कितना हो जाएगा? टू ए। ठीक है, और फर्स्ट में डी का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, नीचे डी का कोएफिशिएंट एन माइनस वन है तो यहाँ पे लिखेंगे तो ये एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करोगे तो यहाँ पे ए दो बार है तो इसलिए टू है और डी का कोएफिशिएंट वन है और इधर डी का कोएफिशिएंट एन माइनस टू है तो इनको ऐड करेंगे तो ये भी एन माइनस वन इंटू डी बनाएगा। ठीक है, बस ये इसकी इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात थी जो आपको यहाँ से समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी इतना ही बनाएगा, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और लास्ट में भी देखेंगे तो ये भी बनाएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इस सब को देख के आपको एक खासियत लग रही होगी कि सारी टर्म आपस में देखने में एक जैसी है। अब एक जैसी है तो कितनी बार है ये पता कर लो बस आप। इससे क्या होगा, आपको लास्ट में सबको ऐड करने के बजाय अगर ये पता लग जाए कितनी बार लिखा है तो अपन डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये एन टर्म का समेशन कर रहे हैं तो ये जो मैंने लिखा है ये टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ये फर्स्ट है, ठीक है, ये सेकेंड है और ऐसे ये कौन सा है? nth है। यानी ये एक जैसी चीजें n बार लिखी गई है। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हुए अगर एक ही चीज को n बार लिख रहे हो तो आप सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दो उसको। अगर एक ही चीज को n बार लिख रहे हो तो क्या करना होता है? n से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे आपने लिखा है दो को 10 बार, दो प्लस दो 10 बार लिखा है तो इसका सिंपली ये मतलब होता है टू इंटू 10। तो यहाँ पे टू एस एन इक्वल टू एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या था? मुझे चाहिए था एस एन। तो एस एन की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एन बाई टू और दो का डिवाइड दे देंगे तो एन से डिवाइड में आ जाएगा और ये एन माइनस वन इंटू डी रिजल्ट मिल जाएगा। और यही हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था इस
एन टर्म के समेशन में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो। क्या इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था? तो कॉन्सेप्ट यही था कि इसके अंदर एक बार सीक्वेंस को सीधा लिखना था, एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखना था, और फिर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करना था। कैसे ऐड करना था? कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब पहली को पहले के साथ में और सेकंड को सेकंड के साथ में। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड करने से हमें सारी टर्म एक जैसी मिल गई, और वो सारी टर्म कितनी बार थी? n टाइम थी। तो सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो दो राइट साइड में बच रहा था लेफ्ट साइड में, उसको नीचे n के डाल दिया। तो ये हमारा रिजल्ट है, और ये हमें प्रूव करना था। अब इस रिजल्ट के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। एक पॉलीगन की बात हो रही है जिसका इंटीरियर एंगल सारे ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस का मतलब लेस देन 180, ठीक है, और वो सारे एंगल एपी में भी है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल जिसको आप एपी के अनुसार ए बोल देते हैं, तो ये कितना है? 120 है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, और वो कितना है? 5 है। देन नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन, तो हमें नंबर ऑफ साइड पूछी है। तो यहाँ पे सम, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एपी का कॉन्सेप्ट हम कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं बाई ज्योमेट्री हम जानते हैं सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। बताओ पॉलीगन का इंटीरियर एंगल कितना होता है? तो किसी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का जो समेशन होता है वो n/2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहाँ पे n क्या है? ये n क्या है? साइड है, ठीक है। अगर भी पॉलीगन है जिसकी साइड n है, तो उसके इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। ये होता है ज्योमेट्री की मदद से हम जानते हैं। अब ये सेम सम हम जो निकालना चाहते हैं वो सम किससे निकाल सकते हैं? लेट्स से इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूँ, बाई एपी। अगर एपी से अगर लिखा जाए तो सम क्या होगा? तो एपी से लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा SN समेशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक तरीका तो हम एपी से जानते हैं सम एन साइड के पॉलीगन का निकालने का, और एक तरीका जानते हैं अपन ज्योमेट्री से। अब दोनों चीज एक ही बात को डिनोट कर रही है। ये भी इंटीरियर एंगल का समेशन बता रहा है, और ये भी एपी से भी क्या मिल रहा है? समेशन। तो इसका मतलब दोनों इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए। जहाँ पे मैं ए की वैल्यू 120, डी की जगह 5 डिग्री रख देता हूँ, और एन के लिए सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे n/2 ए की जगह कितना है? 120 प्लस n-1 और डी की जगह 5 रख लेंगे, ठीक है, बराबर ये n-2 इंटू 180। अब बताओ ये कैसे किया मैंने? ये भी एपी से समेशन है और ये ज्योमेट्री से समेशन है, और दोनों एक ही बात है, तो आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको। कैसे? सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो नीचे वाला 2 है उसको तो सामने ले जाओ, और पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूँ मैं। तो देखिए 240 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 5n-5, मैं डिग्री के साइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ रहा हूँ, और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? और ये 180। अब आप यहाँ से अंदर देखेंगे तो ये n और ये 5n प्लस 235, और ये 2 सामने जाएगा। जब 2 सामने जाते कितना हो जाएगा? n-2, और यहाँ पे हो जाएगा ये 360, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5n² 235n, यहाँ से 360n और माइनस 720, राइट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 5n² क्या हो जाएगा? 5n² और ये 360 जब लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ से ये माइनस में 125 बचा रहेगा,
और ये 720 लेफ्ट में जाएगा तो ये प्लस 720 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 144 हो जाएगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको फैक्टर के रूप में सॉल्व करोगे तो n-16 और n-9, ये दो फैक्टर हो जाएंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू 9 और 16 मिल रही है। अब इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू तो सही है और एक वैल्यू यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी, कैसे अब उसके बारे में यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो देखिए n की वैल्यू 9 पॉसिबल हो सकती है लेकिन ये 16 पॉसिबल नहीं है, कैसे। तो देखिए पॉलीगन है और इस पॉलीगन के अंदर ऐसे है, एक मिनट में पॉलीगन को थोड़ा सा रफली बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये फर्स्ट साइड है, ये सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है और ऐसे 6 है। तो पॉलीगन के अंदर क्या होता है कि ये एक क्लोज फिगर होता है, और क्लोज फिगर होने का मतलब ये जो इंटीरियर एंगल होता है क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है लेस देन 180 होता है, लेस देन क्या होता है 180 होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का हमेशा इंटीरियर एंगल होता है वो ऑप्टिस होता है 180 से कम होता है। तो आप ये पता कर लो कि ये जो 60वीं साइड है, 60वीं साइड पे एंगल अगर 180 से कम है तो ये पॉसिबल है, और अगर ये 60वीं साइड पर इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे दोनों टर्म निकाल दूंगा, 60वीं साइड पे और 9वीं साइड पे टर्म निकाल लेते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। तो पहले A9 निकाल लेते हैं, तो A9 कितना होता है A प्लस 8D, A प्लस 8D, A की जगह 120 और 8 की जगह 8, D की जगह 5। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल हो सकता है। अब आपको A16 निकालना है, तो A16 कितना होगा A प्लस 15D, A की जगह 120 और 15 की जगह 15, D की जगह 5। तो बच्चों ये 195 हो रहा है, कितना हो रहा है 195, जो कि क्या है ग्रेटर देन 180 है, और 180 से ज़्यादा है तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस एपी के कॉन्सेप्ट से हमने एन की वैल्यू निकाली, तो इसके अंदर ये 16 वाली वैल्यू क्रॉस हो जाएगी और एन की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन कितनी है, तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन एन की वैल्यू यहाँ पे 9, ये हमारा आंसर है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।